नमस्ते सभी को, राधे राधे। शटर ओपन करके पढ़िएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने बैठे हैं, पढ़ने नहीं बैठे हैं। पहली तो क्लैरिटी ये रख लीजिए अपने माइंडसेट में, सीखने और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। दिमाग पूरा एक्टिव रहे और हमारे पास जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, हम उतना अच्छा सीख पाएंगे। देखो, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, हम एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ जुड़े हैं। इसका रीजन ये है कि हम किताबों का पढ़ा हुआ अच्छे से समझ सकें। शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी खूब दी गई है, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नियमित तरीके से हम चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। बस इसकी झलक दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं यहीं पे। ये चार्ट हमने देखा था, ये चार्ट देखा था, और ये चार्ट आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा। 1 से लेके 12 भाव बना के रख लीजिए, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीजें हैं। पहला जो प्लेनेट है वो सूर्य है, आत्मा का कारक। ठीक है, सूर्य को समझना जरूरी है। दूसरा जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा, माता और मन का कारक है। तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो गुरु आता है। गुरु जीव खुद है, गुरु ज्ञान है, और सभी प्रकार के जीव जंतु सब गुरु में आते हैं। नंबर 4 पे आते हैं राहु। ये सीक्वेंस मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो नंबर आ रहा है वही नंबर पर्टिकुलर प्लैनेट को सिग्निफाई करता है, उसी से एसोसिएट रहता है। तो नंबर 4 पे राहु है, और राहु रिलेशन में दादाजी है, ससुराल है अगर स्थान को हम देखें तो। ठीक है, और राहु दर्द भी है, पीड़ा भी है, छलावा भी है, धोखा भी है, दूरदर्शिता भी है। सिग्निफिकेटर राहु के बहुत ज्यादा हैं। जब भी प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे का जन्म जो होता है ना, वो राहु है। अब इस चीज को हम चार्ट पे लगाएंगे तो हमें पता लगेगा। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जिनकी कुंडली में गुरु और राहु मिले होंगे, कहीं भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट निकालना अभी सिखाएंगे हम कि चार्ट हम कैसे बनाएंगे। और आपने सबसे पहला प्रेडिक्शन ये देना है कि आपके पास चार्ट आया और गुरु और राहु मिले हुए हैं। पहला प्रश्न यही आया। देखते ही आपने क्या बताना है कि सर आप ये बताइए, शुरू के 18 महीने के अंदर अंदर, शुरू के 18 महीने के अंदर अंदर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि आप हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़े और मौत को टच करके आए। ये स्टैंडर्ड रूल है कि जहाँ तक जो जिसका जन्म हुआ है मौत को फेस करके आया हुआ है, राहु से मिल के आया है, तो राहु एक बार उसको वापस जरूर खींचेगा, मृत्यु से दर्शन जरूर कराएगा। अब छोटा बालक बोल नहीं सकता, लेकिन ये जरूर बता देगा कि हाँ ऐसी बीमारी लगी जिसने बिल्कुल बेड पे पहुंचा दिया। कोई बालक का जन्म होता है, लोग घबरा जाते हैं, बच्चा बेड पे, हॉस्पिटल में बेड पे जा चुका है, घबरा जाते हैं। सीधे एक स्टेटमेंट बोलिए, कुछ नहीं होगा बच्चे को, सिर्फ इसके पुराने कर्म है, राहु खींच रहे हैं, ठीक होके बिल्कुल स्वस्थ जिएगा, जहां पे राहु गुरु मिल रहे हो। ठीक है, पहली प्रेडिक्शंस को याद रखो, लगाना पड़ेगा हमें एक एक करके। तो तुरंत प्रेडिक्शंस देनी है। रघुनंदी नाड़ी का उद्देश्य यह है कि आपको ज्यादा समय ना लगे और प्रेडिक्शंस देना। ठीक है, अब बात आती है सबसे, अब 5वें नंबर, फिर आता है 5वें नंबर पे बुध का नंबर। 5 नंबर बुध का है और बुध प्लेनेट है। बुध बहन है, बुआ है, मौसी है, बुद्धि है, अकल है, पढ़ाई है। जितनी भी इंटेलिजेंस है वो बुद्धि है, वो किसके पास है? बुध के पास है। लॉजिक बुध के पास है, क्योंकि एजुकेशन किसी व्यक्ति की हमने देखनी है तो हम किससे देखेंगे? बुध से देखेंगे। ठीक है, तो बुध हमने जान लिया, प्लैनेट नंबर 5 जान लिया हमने। सेशन चल रहा है, मैं 10 बजे के बाद। अब अगला जो नंबर आता है, 6 नंबर आता है, और 6 नंबर आज की डेट में सबको चाहिए। 6 नंबर आज की डेट में सबको चाहिए।
6 नंबर लग्जरी का है, शुक्र का नंबर है, और शुक्र सबको चाहिए। शुक्र पैसा है, शुक्र लग्जरी है। महंगी महंगी गाड़ियां शुक्र से आती हैं, अच्छे घर शुक्र से बनते हैं। तो शुक्र का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल जब भी आप प्रेडिक्शन या आपके पास चार्ट आएगा तो सबसे जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति आएगा वो सिर्फ एक चीज पूछने आएगा, जी पैसा नहीं रुक रहा, धन की स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंस अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, तसल्ली से बिठाना है और पूरी कुंडली पे कुछ जोर नहीं देना है, केवल शुक्र को पकड़ लो और शुक्र को देखो कि क्या स्थिति बन रही है, शुक्र को कौन प्रभावित कर रहा है, उसकी रेमेडी दे दो। शुक्र को जो प्रभावित कर रहा है उसकी रेमेडी दे दो। 21 दिन में उसको बेनिफिट हो जाएगा, वो वापस आएगा। फिर वो जेन्युइन सवाल पूछेगा कि सर अब तो हमें और भी प्रॉब्लम आ रही है, इनका और रास्ता दिखाइए। ठीक है। 7 नंबर केतु का है। केतु, सबसे पहली केतु की पहचान होती है ध्वजा। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगा होता है वो केतु। तो जो व्यक्ति केतु से परेशान है उसको उपाय दे दीजिए कि आप अपने घर के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा लो, आपके जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाएंगे। नंबर 8 पे आता है कर्म, शनि। शनि के बिना कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आ रहा है, कर्म के लिए आ रहा है, व्यापार के लिए आ रहा है, व्यापार के लिए तो बुध को भी देखेंगे, कर्म के लिए कि व्यक्ति कर्म कर पाएगा कि नहीं अच्छे, शनि को देख लीजिए कि शनि की स्थिति क्या है, शनि किससे जुड़ रहे हैं और शनि को कौन प्रभावित कर रहा है। ये कैसे पता लगेगा, हम सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे और वहां ये सीखेंगे कि कोई भी ग्रह का मित्र कौन है और शत्रु कौन है, मित्र की राशि में है कि शत्रु की राशि में है। क्योंकि जब हमें मित्र पता लग जाएंगे, शत्रु पता लग जाएंगे, राशियों का अधिपत्य पता लग जाएगा, कौन किसका राशि का कारक है, तो ये समझ लो कि हमारे सारे उत्तर हमारे सामने होंगे। डिग्री भी लगाएंगे, ये आगे की कहानी है। पहले अब हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो गया। नंबर 9 इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और सबसे खतरनाक है, राहु केतु से भी खतरनाक है। नंबर 9 मंगल। मंगल सबसे बड़ी चीज मेहनत है। रिश्तेदारी में चाचा को भी लेते हैं हम, इसमें सब छोटा भाई जो है वो मंगल होता है। महिलाओं के लिए पति का कारक भृगुनंदी नाड़ी में महिलाओं के लिए पति का कारक मंगल होता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है महिलाओं के साथ में कि देखो मंगल एक बार में एक के रिजल्ट देगा। जानने की समझने की कोशिश करना, मंगल एक बार में एक के रिजल्ट देगा। शादी हुई, छोटा भाई है, पहले तो उससे बन नहीं रही थी, अब आके शादी हो गई, भाई का प्रेम जाग गया, भाई से रोज बातें होने चालू हो गई। मंगल भी वही भाई है, पति भी वही भाई है, तो यहाँ पे लड़ाइयां चालू, क्योंकि मंगल कराते हैं लड़ाई। क्योंकि महिला तो एक मंगल के में पूरी एनर्जी दे रही है, तो दूसरा मंगल बैठ के देख रहा है और वहीं लड़ाई चालू, घमासान चालू। तो मंगल झगड़ा अगर कहीं हो रहा है, मंगल एक्टिवेट है। मार्स के बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता, मार्स के बिना झगड़े की संभावना होती ही नहीं है। अब यही मंगल मैलेफिक इफेक्ट में, बुरे प्रभाव में आ जाता है, तो ये मान लो कि झगड़ा, एक्सीडेंट, पहाड़ फिसलते हैं, जो पहाड़ फिसलने का कारण मंगल का चंद्रमा से मिलन, मंगल का राहु से मिलन, मंगल का केतु से मिलन, मंगल का शनि से मिलन, ये सब जो हैं कारण बनते हैं, क्योंकि मंगल पहाड़ भी है। तो सिग्निफिकेटर्स जब हम लगाएंगे तो हमें ये भी पता लग जाता है कि ये जातक पढ़ने कहाँ जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मंगल और मरकरी मिले हुए हैं किसी भी चार्ट में, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, और वो आपके पास आ जाता है, सर मेरा एडमिशन होने वाला है, आप मुझे ये बता दो कि किस दिशा में एडमिशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा एडमिशन, और उसी जगह पे केतु का भी संबंध बन गया, तो उससे सीधे सीधे कह दीजिए कि साहब आपके जो कॉलेज मिलेगा वो उत्तराखंड हिमाचल में मिलेगा, क्योंकि मंगल पहाड़ हो गए, बुध एजुकेशन हो गई, केतु स्पिरिचुअल प्लेस हो गया। तीनों को मिलाओगे तो कहाँ मिल रहा है हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कहाँ नजर आ रहा है, पहाड़ों में नजर आ रहा है। ऐसा स्थान जहाँ पहाड़ों पे इंस्टीट्यूट हो और
एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, तो हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं आराम से, और होगा ही यही। मंगल, अच्छा बुध की एक और खासियत है, बुध लिमिटलेस है, बुध बच्चा है और मंगल एनर्जी है। आप लगा के देख लेना किसी भी चार्ट में, मंगल बुध जहां मिले होंगे, बचपन किसी बच्चे का चार्ट देखोगे, बच्चा बहुत शैतान होगा, क्योंकि बच्चा है अभी वो, तो बुध की एनर्जी उसके पास है। मंगल एक्टिवनेस है, शैतानी है। जो बच्चा एक्टिव होगा, बुध शैतानी दोनों मिलके क्या करेंगे, शैतानी बनेंगे, बच्चा फुली एक्टिवेट हो जाता। तो ये आप तुरंत चार्ट देखते ही प्रेडिक्शन दोगे, किसी का भी आ जाए कि सबसे पहले आप बचपन में बहुत शैतानी करते होगे, शैतान बच्चे रहे हो, तुरंत हाँ भरेगा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, सब परेशान थे मुझसे। अब यहाँ पे राहु आ जाए तो इसको बहुत बढ़ा देगा। तो यहां तक सभी को क्लियर है, सभी प्लैनेट का बेसिक एस्पेक्ट समझ में आया? क्योंकि सर जैसा आपने जी जैसा आपने बताया सर, ये गुरु राहु में 18 महीना हॉस्पिटलाइज होता है, ऐसे ही गुरु केतु होगा तो क्या होगा सर? सर गुरु केतु के केस में ऐसा नहीं होता, केतु मोक्ष का कारक है और राहु मृत्यु का कारक है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं सर, समझने की कोशिश करो। जब गुरु केतु मिलेंगे तो उस केस में ये अवश्य है कि व्यक्ति की सर्जरी हो सकती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, पर 18 महीने कंसेप्ट लागू नहीं होता। व्यक्ति जन्म से ही सर्जरी होने का योग लेके आया है, व्यक्ति जन्म से ही सर्जरी होने का योग लेके आया है। अब वो कब होगी वो डिपेंड करेगा, मार्स का गोचर बताएगा कि मंगल का गोचर कब केतु से मिलेगा, तब हथियार बनेगा। राहु के केस में क्या है कि राहु मृत्यु के पश्चात जीव आया है, तो राहु का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो गुरु से भी ज्यादा है। हम सब जानते हैं गुरु का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरु बड़ा है, बहुत बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए गुरु का प्रभाव सभी प्लेनेट पे अच्छा पड़ता है। लेकिन राहु गुरु से भी बहुत बड़ा है, तो वो गुरु को भी खींच लेता है। अब बाकी प्लेनेट देखने पड़ेंगे कि शनि का केतु से संबंध तो नहीं है। यहाँ पे शनि केतु क्लोज कंजंक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म उसके कट रहे हैं, सीधा प्रेडिक्शन आता है कि कर्म उसके कट रहे हैं। और कर्म कटने का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति परेशान आगे जीवन संघर्षशील होगा। जी आगे संघर्ष होगा मतलब जीवन में संघर्ष तो है ही, शनि केतु संघर्ष तो देंगे ही, क्योंकि उसका कर्म सेट नहीं होने, कर्म काटते रहेंगे। लेकिन जो जिस चीज की हमने बात की ना, गुरु राहु वाली, हाँ। गुरु से पहले राहु बैठे हो, गुरु के बाद राहु बैठे हो, गुरु के साथ राहु बैठे हो, गुरु के त्रिकोण में राहु हो, और गुरु के सामने तो खैर वो केतु आ गए, तो सामने का तो कंसेप्ट लागू ही नहीं होगा। यहाँ पे सामने का कंसेप्ट लागू नहीं होगा क्योंकि गुरु केतु हो गए। अब गुरु केतु तो वो ज्ञान लेके पैदा हुआ है, तो कुछ भी रास्ता बन जाएगा, उसने तो मोक्ष के रास्ते पे चलना है। तो वो कंसेप्ट वहां पे गुरु केतु पे लागू नहीं होगा, लेकिन राहु पे जरूर लागू होगा, चाहे छोटा ही इवेंट बनेगा जरूर। गुरु इसीलिए का बैड इफेक्ट जरूर आएगा। गुरु राहु वाला तो जो कंसेप्ट देखा है मैंने है जी? गुरु राहु वाला तो जो है एक्चुअल में हुआ इसलिए मेरे साथ में सर होता है। और एक और चीज बता देता हूँ कि केतु वाला था तो वही जानना था मुझे, केतु केस में नहीं होता है। एक और चीज होती है कि केवल आपके साथ ही नहीं, अब आपके जो बच्चों का जन्म होगा उनके साथ भी इसकी संभावना बनती है। जैसे कि आपके बच्चों के, अब ये 100% ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे दो चार्ट मिलके आ रहे हैं, सामने शुक्र का भी सपोर्ट आ गया, शुक्र गुरु का मिलन एक तरीके से जीव और पत्नी हो गए, तो वो कंसेप्ट लागू नहीं होगा। नहीं, मेरे बालक का यही था राहु गुरु, तो वो 18 महीने वाला जो आपने बोला है वो बिल्कुल 100% एकदम वो जो क्लिक करा, क्योंकि 18 महीने का गोचर होता है ना राहु का, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं है। तो 18 महीने का गोचर होता है राहु का, राहु अपना काम करेंगे ही। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अब चर्चा चलिए। अगर राहु पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे किसी तरीके से और गुरु राहु मिले हुए हैं, तो व्यक्ति के अंदर नशा आता है, कोई ना कोई आ जाए। अब वो नशा शिक्षा का भी हो सकता है, नशा स्मोकिंग का भी हो सकता है, एक नशा व्यक्ति के अंदर जरूर आएगा, और वो नशा ऐसा होगा कि उसके आगे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देगा। अब कहीं से भी किसी भी चीज का आ जाए,
इसकी गारंटी नहीं है कि अच्छा देगा बुरा देगा, वो राहु अच्छे या बुरे पे डिपेंड करेगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, अब जब हम डिटेल में समझेंगे आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे चीजें काम करती हैं, कौन सा ग्रह कहाँ अच्छा कहाँ बुरा ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सब क्लियर है सर सभी को? रहेंगी प्रॉपर इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। ऐसी कोई क्लास नहीं रहेगी जहां आपको ये कहा जाए कि आगे सीखेंगे बाद में बताएंगे, पर्सनल सवाल नहीं बताएंगे। आप किसी की भी पर्सनल कुंडली, अपने क्लाइंट की, फैमिली की, अपनी वाइफ की, बच्चों की, किसी की भी पर्सनल कुंडली आप ओपन करके बैठेंगे और जब सर फॉर्मूला बता रहे हैं तो उस फॉर्मूला को आप अपने जो भी चार्ट आप लेकर बैठे हैं, जो भी कुंडली आप लेकर बैठे हैं, उस कुंडली में आप चेक करेंगे कि जो कंजक्शन बताया गया है या जो प्लेसमेंट बताया गया है, उसका जो रिजल्ट बताया गया है, क्या वो उस चार्ट में उस पर्सन की लाइफ में मिला है या नहीं मिला है, या फिर कोई फ्यूचर इवेंट बन रहा है। क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास है, थ्योरिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली वो सब फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूलाज को आप साथ साथ नोट करते रहें। मरकरी केतु मिल रहे हो किसी के भी चार्ट में, ठीक है, ऐसा व्यक्ति लिख लिख के पढ़ना पसंद करेगा, लिखना अच्छा लगेगा उसे, लिख लेगा तो उसके यहां फीड हो जाएगा, यहां नहीं। जब उसके सामने प्रश्न आता है तो उसके हाथ ऑटोमेटिकली चलते चले जाते हैं क्योंकि उसने यहां सीखा हुआ है। केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास सिर नहीं है, और बुध आपकी एजुकेशन है, बिना सिर की एजुकेशन हो गई तो किस पे चलेगी? सेंसेस पे, इंट्यूशन पे। तो मेमोरी लिखा हुआ पढ़ा हुआ कहां फीड होगा? यहां पे लिखता चला जाएगा व्यक्ति। मरकरी केतु वाले सुन के पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें एक बार लिखना जरूर पड़ता है। बिना सिर का व्यक्ति है, सिर नहीं है तो कहां से चीजें आएंगी? मरकरी राहु वाला उससे कहो लिख के दिखाओ, नहीं। कोई भी बच्चा मिले आपको, कुंडली आती है और मरकरी राहु वाला कॉम्बिनेशन आता है, सीधे बोलना इसको लिखने में बड़ा आलस आता होगा, सुन के बहुत अच्छा पढ़ता है, सुन लेगा सुना देगा। तो ये कंसेप्ट लागू होते हैं क्योंकि राहु के पास ऑलरेडी दिमाग है और बुद्धि मिल गई उसको, तो कितना दिमागदार हो गया वो। अगर वो सही डायरेक्शन में चला गया, पढ़ने लग गया, तो वो उससे अच्छा कोई पढ़ नहीं सकता है, ये सत्य है। लेकिन वो राहु भटकाता है, क्यों पढ़ेगा? जो 1 मिनट में चीज कर सकता है 1 घंटे की, तो वो क्यों पढ़ेगा? तो व्यक्ति फिर ऐसा व्यक्ति स्कूल कॉलेज में पढ़ता नहीं है और राहु छलावा देते हैं। राहु एक भ्रम डालेंगे कि मुझे सब आता है, एग्जाम में जाते हैं, भाई सुना ही नहीं, क्लास अटेंड नहीं करी, सुन तो लेते एक बार, सुना ही नहीं तो वहां क्या आएगा? बस एक बार सुना हो ऐसे व्यक्ति ने, वो व्यक्ति क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करके आएगा, तो कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो मरकरी राहु वाले इतने जुगाड़ू होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, बात चली है, ऐसे ऐसे चीजें निकल के आएंगी इंटरेक्शन में, यही चीज निकल के आती है। मरकरी राहु, बुध सीढ़ियां हैं, अभी बुध हम पढ़ रहे थे तो एक एक पेज छुड़वाया क्या होता है, बुध सीढ़ियां हैं और राहु सिर है। अब यहां पे कहीं से भी मंगल आ जाए, गोचर का हो या कैसा भी हो, सिर में चोट लगेगी, सिर फटेगा, सिर में चोट लगेगी, सिर फटेगा। तो ये प्रिडिक्शंस निकाली जाती हैं। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम सूर्य को पकड़ेंगे। सूर्य का नंबर 1, सूर्य आत्मा है, हम सब जानते हैं। सूर्य पिता का कारक भी है, सूर्य सरकार भी है, सरकारी दंड भी है, सरकारी मान सम्मान भी है। और व्यक्ति जो जवान रहने का शौकीन होता है ना, अप टू डेट रहना चाहता है, वो सूर्य की वजह से आता है। पार्टी फंक्शन करने वाला व्यक्ति, पार्टी फंक्शन सूर्य है, तो पार्टी फंक्शन भी हमें सूर्य से ही मिलते हैं। सूर्य को देखेंगे यहाँ पे। सरकारी नौकरी पूछी जाती है तो सरकारी नौकरी के लिए शनि को देखेंगे, लेकिन सरकार का संबंध कब जुड़ेगा? सूर्य मिलेगा। जब तक सूर्य का संबंध शनि से नहीं बनेगा, एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि सूर्य और शनि की युति पितृदोष है। पढ़ते आए, सुनते आए। आज के मॉडर्न जमाने में सरकारी नौकरी का स्पष्ट योग है।
अगर कोई व्यक्ति आपके पास सरकारी नौकरी के लिए पूछने आ रहा है तो सबसे पहले एक चीज देखो कि सूर्य का संबंध शनि से बन रहा है कि नहीं। तो नौकरी शनि हो गए और फिर सूर्य सरकार हो गए, संबंध बन गया, आपने स्पष्ट बोल देना है कि जी बिल्कुल लग जाएगी। फिर वो सवाल पूछेगा कब लगेगी, तो आपने कैलकुलेशन करनी है, कब लगेगी ये जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो सूर्य सरकार, सूर्य पहला बेटा भी है, सूर्य पहला बेटा भी है। अब सूर्य का संबंध हम आगे देखते हैं कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य को बल कौन देगा। सूर्य राजा है, ये नोट कर लेना, सूर्य राजा है। अब राजा को कौन चाहिए सबसे पहले, इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा मित्र राजा का कौन सा होता है, मंगल, सेनापति चाहिए राजा को। तो मंगल सूर्य का मित्र ग्रह हो गया। उसके बाद क्या चाहिए राजा को, एक मंत्री, एक सलाहकार चाहिए, अच्छा एक गुरु चाहिए, ठीक है। तो गुरु जुपिटर खुद हो गए, गुरु को मित्रता की श्रेणी में लाया गया कि कोई भी राजा बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकता, कंपलसरी इवेंट है ये। और राजा के पास रानी भी चाहिए, रानी के बिना राजा अधूरा है, क्योंकि श्री राम जी भी यज्ञ नहीं कर सके थे बिना सीता के, क्योंकि रानी की आवश्यकता है। राजा रानी आपस में बनती नहीं है, सूर्य चंद्रमा आपस में बहुत अच्छे तालमेल नहीं बिठाते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है, फिर भी मित्र हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। स्वभाव से विपरीत हैं, एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है, स्वभाव से विपरीत हैं, लेकिन जरूरी हैं, तो मित्र श्रेणी में आ जाते हैं। सूर्य के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे जो विकट शत्रु है वो राहु है, क्योंकि शनि शत्रु तो है, शनि सूर्य के कारकत्व को डैमेज करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, शनि और सूर्य मिलते हैं ना, जब ये आपस में मिलते हैं, ये एक दूसरे को डैमेज नहीं कर पाते, ये एक दूसरे को डैमेज नहीं कर पाते, लेकिन इनके चक्कर में दूसरा प्लेनेट पिस जाता है, वो है शुक्र। इनके चक्कर में दूसरा प्लेनेट पिस जाता है, वो है शुक्र। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो इस चीज का, सूर्य पिता हो गया, शनि नौकरी हो गई, गुरु जातक खुद हो गया और शुक्र उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। अब सूर्य शनि मिल गए, शत्रु ग्रह आपस में बनती नहीं है, लेकिन एक दूसरे को डैमेज करने की ताकत किसी को भी, तो शनि को भी वरदान मिला हुआ है शिव जी का, और सूर्य अपने आप में पावरफुल है। सूर्य से बड़ा पावरफुल ग्रह कौन सा हो गया, तो शुक्र पिस जाता है, पत्नी पिस जाती है इस चक्कर में। पिता के अहंकार और जातक के कर्म के बीच में पत्नी पिस जाती है, पत्नी नहीं होगी तो लग्जरी पिस जाएगी। सूर्य डैमेज होना चाहिए। सूर्य पे ग्रहण कौन लगाता है, केवल राहु, केवल राहु। केतु सूर्य पे ग्रहण नहीं लगाता। सूर्य केतु जहां मिल रहे हों, ऐसे व्यक्ति का सरकारी नौकरी से अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग पे ध्वजा होता है हमेशा, तो ऐसा व्यक्ति ध्वजावाहक बिल्डिंग में काम करने लायक होता है, यानी कि मिनिस्ट्री में अच्छी जगह, साधारण जगह पे काम नहीं करेगा। सूर्य केतु वाला व्यक्ति साधारण जगह नहीं मिलेगी, अच्छी खासी, जहां पे जिस बिल्डिंग पे ध्वजा लगता होगा ऐसी बिल्डिंग में जाएगा तो अच्छा पद मिलेगा। सूर्य आपका सरकार हो गया और ध्वजा केतु की हो गई। हालांकि केतु शत्रु ग्रह है, सूर्य को काटेगा जरूर, सूर्य का शत्रु केतु है, यहाँ पे सूर्य को काटेगा जरूर। अब ऐसे व्यक्ति को सूर्य केतु, पिता का सुख नहीं है, सबसे पहला पॉइंट, पिता का सुख नहीं है जातक को। अब ये सुख किस माध्यम से कटेगा, ये जातक की आगे की जीवन शैली बताएगी और जातक के कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी बताएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का या तो किसी कारण बस पिता से दूर जाना पड़ता है, पिता से दूरी बनती है, या फिर ईश्वर ना करे ऐसी घटना हो, पर वो भी चीजें होती है कि पिता होते ही नहीं है। तो जब भी आपके पास चार्ट आता है और आप ये कंफर्म करें कि पिताजी हैं अभी, सूर्य केतु देखते हैं तो सबसे पहले कंफर्म करें कि पिताजी हैं अभी, क्योंकि पिता का सुख नहीं है जातक के जीवन में। क्यों सुख नहीं है, केतु आइसोलेट करता है, केतु काटता है। तो जातक के जो पिताजी होंगे, केतु आगे बैठा हो पीछे बैठा हो, जातक के साथ हो त्रिकोण में हो, सूर्य के साथ में त्रिकोण में हो, ऐसे व्यक्ति के जो पिताजी होंगे
वो ज़्यादा सोशल सर्कल में नहीं होंगे, रिजर्व नेचर के होंगे, ज़्यादा उठना बैठना नहीं होगा उनका, अपने में रहने वाले होंगे। तो जातक के लिए कहाँ सुख आ गया? जातक के लिए क्या बना के दिया उन्होंने? सूर्य और केतु आपस में शत्रु हो गए। सूर्य जातक के पिता हो गए और केतु ननिहाल हो गया। तो जातक के पिता की नाना जी से नहीं बनेगी क्योंकि शत्रु हैं आपस में। तो जातक के पिता की जातक के मामा और नाना से नहीं बनेगी। ये प्रेडिक्शंस हैं, ये धीरे धीरे करके आएंगी। तो सूर्य की जो मुख्य राशि है, जिस राशि का अधिपत्य करते हैं, सिंह राशि है। 5 नंबर सिंह राशि है, नोट करके रख लीजिएगा कि 5 नंबर सिंह राशि है सूर्य के अधिपत्य की। और सूर्य उच्च के कब होते हैं? जब सूर्य मेष राशि में आते हैं। अब यहाँ पे चीजें ध्यान देने की जरूरी है। सूर्य का गोचर 15 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करता है और 15 मई को ये मीन राशि में चले जाते हैं। कैसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, कैसे अपना नॉलेज सिद्ध करना है या अपनी मेमोरी को शार्प रखना है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है कि सर मेरा तो अप्रैल का जन्म है और 12 अप्रैल का जन्म है, तो 12 अप्रैल को तो सूर्य ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन 16 अप्रैल का जन्म है, सूर्य उसके उच्च के हो गए। अब सूर्य पूर्ण बलवान है, तो अब 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके ईगो को ठेस ना पहुंचाएं और सीधा प्रेडिक्शन ये देनी है कि सर आपका आत्म सम्मान बहुत अच्छा है। ये तो कुंडली बताएगी कि उसका सूर्य अच्छा है कि बुरा है। सूर्य अच्छा है, लेकिन सूर्य पावरफुल है, फुल ताकत लेके बैठा हुआ है। देख लो अप्रैल और मई के महीने में गर्मी का क्या हाल होता है, क्योंकि सूर्य आग है, गर्मी है, ताकत है, पावर है। तो इसीलिए सूर्य को हम यहाँ पे मुख्यतः देखते हैं। सूर्य नीच के कब हो जाते हैं? तुला राशि में। कैसे पता करेंगे तुला राशि कब पड़ेगी? क्योंकि सूर्य का समय मान की गणना में सूर्य का मुख्य रोल है। सूर्य का मुख्य रोल है समय मान की गणना में, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पूरे 1 महीने में एक राशि कंप्लीट कर लेता है। 1 महीने में एक राशि कंप्लीट कर लेता है। और जब सूर्य 12 राशि कंप्लीट कर लेता है तो तब क्या आ जाता है? गुरु का एक राशि परिवर्तन हो जाता है। तो जब समय की गणना हम करेंगे तो हम सूर्य को लगाएंगे। तो अप्रैल में सूर्य कहाँ थे? मेष राशि में। समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है हमें। अगर हमें रटना पड़ गया तो फिर हमारा नॉलेज व्यर्थ गया, हम सबका ही। सूर्य मेष राशि में थे अप्रैल में, मई में मीन राशि में चले गए, ठीक, वृषभ राशि में चले गए मई में, जून में मिथुन राशि में आ गए, जुलाई में कर्क राशि में चले गए, अगस्त में सिंह राशि में आ गए, सितंबर में कन्या राशि, 15 सितंबर को कन्या राशि में चले गए और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सूर्य बैठे हैं तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी कि इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उस समय की सूर्य की स्थिति देखिए आप कि जब 15 तारीख से लेके 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर मौसम ठंडा होना चालू। सूर्य शक्तिमान नहीं होते, यहाँ पे सूर्य की पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य को ताकत के लिए बल चाहिए होता है। तो ज्यादातर युद्ध जो है अप्रैल और मई जून के महीने में ज्यादा होते हैं और वह फिर ठंडा आराम कर लेते हैं तुला राशि में। 5 नंबर राशि सितंबर में सूर्य बहुत अच्छे मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर का जो भाव है, काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर का जो भाव है, पंचम भाव, वो एंटरटेनमेंट का, आनंद का भाव होता है। और 5 नंबर 5वें भाव में सूर्य कब आते हैं? यहाँ ये कंसेप्ट भी जान लेते हैं, समझने की कोशिश करो कि अप्रैल में सूर्य उच्च के हैं, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो सूर्योदय होगा, उस समय जो राशि उदित होगी, वो मेष राशि उदित होगी सुबह सुबह। फिर हर 2 घंटे में राशि बदल जाती है। तो आप लोग अंदाजा ये लगा सकते हो कि व्यक्ति
अप्रैल में पैदा हुआ है और इसका सूर्य 7 नंबर राशि में है, यानी कि इसका जन्म शाम को 7 बजे है। शाम को 7 बजे का जन्म है। मंथ फिक्स हो जाए तो जब आप किसी का मंथ डे फिक्स करेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो आपको पता लगेगा। तो सूर्य को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो सूर्य की हमने खुद की राशि जान ली, खुद की मित्र ग्रह जान लिए, तो मित्र ग्रहों की राशियां भी मिल जाएंगी, हमें समझ जाएंगे इस चीज को हम। सर ये ना एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। सूर्य का जो गोचर वाला सर, बर्थ हाँ। रेक्टिफिकेशन। अच्छा हाँ, गोचर का सूर्य हमें समझना यह है कि सूर्य जो है गोचर कब 1 नंबर राशि में कब आते हैं, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। तो इस समय मान है, सूर्य 1 महीने में अपनी राशि का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, एक राशि का। तो 15 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में आ गया। आज के समय में हमेशा नहीं होता, 65 साल में दिन बदल जाता है। मकर संक्रांति 65 साल में एक दिन शिफ्ट हो जाती है। वो कंसेप्ट भी समझेंगे, पहले ये समझो। तो सूर्य है हमारे, तो सूर्य ने एक, अब वहां से गिनना चालू करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 15 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तो अपनी शक्तियां खो देता है, कम हो जाती हैं उसकी शक्तियां, ठीक है। और तुला राशि शुक्र की राशि है, तो सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं वो शुक्र भी हैं। शुक्र मित्र ग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य को परेशान करते हैं और सूर्य शुक्र को परेशान करते हैं। तो तुला राशि शुक्र की राशि में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। तो सूर्य में के अंदर इंटरनल उबाल तो होता है लेकिन ताकत नहीं होती। तो 7वें घर का सूर्य कुछ कर नहीं पाता है, तो अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। आजकल इंस्टा पे बहुत आता है ना कि जिसका जन्म शाम को 5 बजे के बाद हुआ है, 7वें घर में सूर्य बैठे हैं, रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे। ऐसी कहानियां बहुत सुनी होंगी। इसका लॉजिक कोई नहीं बताता, क्योंकि 7वें घर में सूर्य जाके शांत ठंडे पड़ जाते हैं। सूर्य का स्वभाव ठंडा रहना बिल्कुल नहीं है, तो अंदर से उबल रहा होता है, तो ईगो इकट्ठा हो रहा होता है। तो 7वां घर स्पाउस का है, तो ईगो इकट्ठा वो एकदम से हटता है, इसलिए चीजें डिस्टर्ब करती हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला अक्टूबर तक, उसके बाद नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर तक आपने बोला, अक्टूबर के बाद जो भी बंदा पैदा होता है अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ गए। मेरा है दिसंबर 6। सो वो टाइम सूर्य का शक्ति कैसा होता है वो बंदी के लिए? आपकी वॉइस क्लियर नहीं, एक बार दोबारा बताएंगे। मेरी बर्थ डेट है दिसंबर 6। तो दिसंबर 6 है, तो 15 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ गए सूर्य और 15 दिसंबर तक वहां रहेंगे। तो यानी कि आपकी जो राशि में, आपकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। यही उनका शक्ति होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। सूर्य 8वें घर में, आप जानेंगे ना सूर्य 8वें घर में क्या देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो जानेंगे सूर्य 8वें घर में क्या देंगे। क्योंकि 8वें घर में बैठा कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य 8वें घर में चले गए, तो 8वें घर का जो प्लेनेट है वो पिछले जन्म का दुश्मन है। ओके। जिस व्यक्ति के 8वें घर में सूर्य बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के फादर या ससुर का शादीशुदा लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस रहता है। ओके। तो डिस्टर्बेंस का कारण भी बनता है कई बार। वो देखना पड़ेगा। सूर्य वहां बैठ के, अब गुरु से मिल गया तो सूर्य समझदार हो गया, ओके, और राहु से मिल गया तो सूर्य अकड़ू हो गया, तो वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आपके हिसाब से 8th हाउस में सूर्य आ जाता है इफ इट इज दिसंबर 6, सही है? दिसंबर 15 नवंबर को ही आ गया। दिसंबर 6, 15 दिसंबर तक वहीं रहेगा। आपने लग्न चार्ट में, तो मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है कि मेरे लग्न चार्ट में सन है इज इन 2nd हाउस, बट आपने तो बोला आपकी तुला लग्न कुंडली होगी ना फिर ये? करेक्ट। क्योंकि हमको तो ये जानना है कि मंथ से ये जानना है कि सूर्य किस राशि में बैठे होंगे। ओके। सो तुला लग्न कुंडली में सूर्य का शक्ति अच्छा है जी? तुला लग्न में सूर्य का शक्ति अच्छा है। तुला लग्न में सूर्य का शक्ति अच्छा हम इसलिए नहीं कह सकते, सूर्य का भाव देखो ना आप, कौन सा भाव है। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है,
ऐसे आपने- जातक का परिवार साथ नहीं निभाता। हाँ, परिवार का अगर साथ मिल भी रहा है तो आंख डैमेज हो जाती है, सीधी आंख खराब हो जाती है। ऐसे नहीं करना है। अपने चार्ट पे एस्ट्रोलॉजी लगाएंगे ना और कम जान के लगाएंगे ना तो बहुत डिस्टरबेंस आ जाएगा। अपने चार्ट पे मत लगाओ। नहीं, मैं समझने के लिए पूछ रही थी। मैंने समझ, बट आपने जो बोला ना लाइक December 6 था, मेरे ससुर तो बहुत होशियार थे, लाइक आपने जो बोला वो सही थे। बट सेकंड चार्ट में जो भी बंदा मेरे कुंडली को देखता है बोलते हैं तेरा सूर्य स्ट्रांग है, तो मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, बट मैं घर से बाहर हूँ, वो अलग बात है, छोटी उम्र से अलग ही बड़ी हूँ। आई वॉज ऑलवेज अलग। सूर्य हमने जब पढ़ा ना 1 से 12 तक राशियां पढ़ी, तो दूसरे भाव में राशि किसकी आ रही है? शुक्र की। तो सूर्य शुक्र के अधिपत्य में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य पूरी तरीके से बलवान नहीं है, पहली बात ये हो गई। तो समझने, अब अकेले सूर्य को देख के हम इतना ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सूर्य सेकंड हाउस में शुक्र के भाव में है। एक तो सास बहू का, तो ससुर और बहू का सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, और दूसरा सूर्य परिवार का हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति परिवार में अपनी अथॉरिटी चाहेगा, वो चाहेगा कि परिवार में वो सिंहासन ताज पे बैठे। और आज की डेट में ताज किसको मिलता है? लड़ाई ताज की है। तो परिवार साथ नहीं देता। ये लॉजिक समझो चीजों को। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, ताकत। आपने जो भी बोला सही है, क्योंकि मेरी लाइफ में इसलिए समझने मेरी लाइफ में करती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है मेरे में, समझ गई ना, मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकती हूँ ना। थैंक यू, रियली हेल्पफुल। ठीक है, आप समझने लॉजिक लगाइए। हाँ, समझ गई। थैंक यू सर। ठीक है जी। मैं ये कह रहा था, भी आपने एक वो बताया, आपने कहा कि जैसे हम 15 अप्रैल से और 15 मई तक से स्टार्ट करते हैं। 15 जो कैलकुलेशन स्टार्ट हमारी जो होगी वो 15 अप्रैल से लेके, तो मतलब मेष फर्स्ट जो 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक जो सूर्य रहते हैं वो मेष राशि में रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया कि ये उसमें रहते हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो उसके बाद हर महीने चेंज हो गए। वो अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और 12th अपना एक साल के अंदर पूरा अपना साइकिल वो अपना कर लेते हैं। उस बीच में आपने एक चीज और बताई थी, आपने कहा जैसे हम किसी का बर्थ टाइम जैसे हम पता करते हैं, वो आपने वो क्या बताया था, वो थोड़ा सा मेरे को। अच्छा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अगर हमें करना हो तो अखिलेश जी आप बहुत अच्छे समझते हैं कि कुछ लोगों के पास बर्थ टाइम नहीं है। हाँ, ये समस्या बहुत आती है। BNN का सीखने का पर्पज यही है कि हमें बर्थ टाइम की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली में ऊर्जा लगाएंगे प्लैनेट की। हमारे लिए प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे हो जाता है कि जातक गया अपनी मम्मी के पास कि मम्मी मेरा समय बता दो, एक ही जवाब आता है कि बेटा मुझे तो याद नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो गई, याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि इस तिथि इस महीने में पैदा हुआ था और शाम का समय था। तो हमने लगभग अंदाजा लगा लिया कि शाम का समय था, दिन मुदा नहीं था, ये दिन छुपा नहीं था और दिन छुपने वाला था। तो हमने देख लिया कि इसकी जो कुंडली जो बन रही है अप्रैल के महीने में, मेष लगन की कुंडली बन शाम को 7 बजे ना, ये सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये एक समस्या मेरे साथ भी रही है। मतलब मेरे साथ भी अभी मुझे अपना जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ही पता चला है। उससे पहले मुझे अपना रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस ये पता था मुझे कि जन्माष्टमी के बाद जो अपना दशमी आती है उस दिन माता जी को इतना याद था कि भाई उस दिन तुम्हारा बर्थ हुआ था। तो एटलीस्ट अगर मैं अपना ही चार्ट अगर आगे चल के मैं एग्जैक्ट निकालता हूँ कुछ, तो उसमें वो हेल्प होगी ना कि जन्माष्टमी मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में हो जाएगा। वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में पड़ती है ज़्यादातर। तो उस समय पे सूर्य जो है आपके सिंह राशि में होंगे, अपनी राशि के होंगे। हाँ, है ना। तो ऐसे करके हम ना चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेडिक्शंस कुछ कैलकुलेशन दिमाग में रख के ही निकाल रहे हैं कि तुरंत कैलकुलेशन आए। तो सबसे पहला हमने जानने की कोशिश जो कर रहे हैं कि सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, ये नियम है। और हमने जान ये लिया कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। भाव हमने आज नहीं पढ़े हैं, 12 भावों के बारे में हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि 12 भाव हमें कुछ देते हैं। और चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं BNN, तो 12 भावों के रिजल्ट को भी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन दे देते हैं प्लेनेट के। तो हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सूर्य क्या है, और सूर्य की जो आवश्यकता हमें पड़ेगी वो किसी भी जातक के इवेंट प्रेडिक्शन के मंथ के लिए पड़ेगी।
कि किसी जातक के साथ कोई घटना कौन से मंथ में होगी, वो हमें सूर्य बताएगा। दिन कौन बताता है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 27 पत्नियां लेके बैठा हुआ है और एक नक्षत्र एक पत्नी के बराबर है, एक दिन बिताता है, ठीक है, और 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। 27 नक्षत्र हो गए, 27 नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो चार्ट बनता है। तो दिन निकालने के लिए हम चंद्रमा देखेंगे कि किस दिन घटना घटेगी। अगर हमें साल निकालना है तो हम गुरु देखेंगे, गुरु का जो गोचर होता है 1 साल का होता है, ठीक है। और मेजर टू मेजर देखेंगे, 2.5 साल के इवेंट जानने हैं, शनि महाराज देंगे हमें, क्योंकि शनि का गोचर 2.5 साल का होता है भैया जो होती है, और 30 साल में जातक अपना का जो है पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। शनि पूरी कुंडली का चक्कर 30 साल में लगा देते हैं। सुना ही होगा कि जीवन में 7.5 व्यक्ति के 2 बार आती है। 2 बार आती है। हम यहाँ पे 7.5 के कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हम प्लेनेट को पढ़ रहे हैं। 7.5 के कंसेप्ट को हम यहाँ पे अभी साइड रख के चलेंगे, क्योंकि देखना है ना चंद्रमा पॉजिटिव दे रहा है, ट्रांसफर किसी के लिए अच्छा है कि बुरा है। एक जातक तो प्रार्थना कर रहा है प्रभु ट्रांसफर कर दो मेरा, एक कह रहा है ट्रांसफर ना हो। तो इच्छा पूरी करेगा या इच्छा के विपरीत काम करेगा, वो 7.5 जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो बताएगा इवेंट को कि क्या होगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, यात्रा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एक और यहाँ पे नोट कर लीजिए, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। किसी भी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं। पहला भाव 1, 5, 9 ये मिलके एक त्रिकोण बनाते हैं। चार्ट सबने बना लिया ना, चार्ट सबके सामने है, नोट कर रखा है ना सबने, चार्ट होना चाहिए। तो पहले नंबर में मैंने एक राशि लिखाई थी, उसको भाव भी वही मान लो और राशि भी। तो जो पहला त्रिकोण है, क्योंकि डिस्कशन चला है इसलिए मैं बता रहा हूं, हम सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे, टॉपिक से नहीं हटेंगे। अभी टॉपिक हमारा सूर्य चल रहा है, सूर्य पे ही रहेंगे। तो 1, 5, 9 पहला त्रिकोण हो गया। दूसरा आता है 2, 6, 10। तीसरा 3, 7, 11 और चौथा 4, 8, 12। ये अब इनमें से जो भी त्रिकोण खाली हो, कि आपके पास चार्ट आएगा, आपने देखा और उसकी कुंडली में एक त्रिकोण कोई भी खाली है, ठीक है, आएंगे चार्ट आपके पास। तो एक त्रिकोण खाली मिल गया, आपने देखते ही कह देना है कि सर आपकी जो जीवन की में स्थिरता आई है, स्टेबिलिटी आई है, वो 30 साल की उम्र के बाद आई है, क्योंकि 30 साल आपके खाली है तो, हाँ, कोई भी त्रिकोण खाली है तो, कोई भी त्रिकोण खाली है जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा, अच्छा बुरा, ओके, ठीक है। तो सूर्य के हमने मित्र जान लिए, शत्रु जान लिए। सूर्य की दिशा पूर्व दिशा हो गई सूर्य की, ठीक है। और सूर्य क्या देते हैं, आप हमारी सीधी आंख जो है, राइट आई, सूर्य से देखना है। इसके अलावा सूर्य क्या है, सीधा भाग जो शरीर का है वो सूर्य है। तो अगर किसी जातक की शरीर के सीधे भाग में किसी भी प्रकार की दुर्बलता आ रही है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि सूर्य को देख लो, सीधा भाग डैमेज हो रहा है। ऐसे ऐसे करके चीजें चलेंगी। अच्छा, सूर्य के साथ बुध का सम स्वभाव है, सूर्य का बुध के साथ सम स्वभाव है, ना वो शत्रु है ना मित्र है। सूर्य जैसे गाइड कर लेगा वैसे एक्शन लेगा बुध। तो यहाँ पे बुध को कोई और प्लेनेट डैमेज करने वाला नहीं है, तो सूर्य बुध जो है सूर्य को डैमेज नहीं कर सकता, न सपोर्ट कर सकता। लेकिन ऐसा जो जातक है, इसके पिताजी बुद्धिमान होते हैं, ये प्रेडिक्शन है आपके लिए, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य के अधिक नजदीक ना आ जाए, अस्त ना हो जाए। मीन्स किसी के चार्ट में अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं, तो उस पर्सन के फादर जो होंगे उनकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होगी। जी, बुध आदित्य योग का मतलब यही है
नहीं तो अगर आप लोग नोटिस लॉजिक लगाना सीखो, यहाँ पे टोकना सीखो कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, सूर्य बुध और शुक्र ये तो साथ ही साथ घूमते हैं, एक घर आगे मैक्सिमम जाता है बुध, तो शुक्र 2 घर आगे जाएगा मैक्सिमम, साथ ही साथ घूमेगा। तो यहाँ पे लॉजिक, शुक्र अस्त तो नहीं है, सूर्य अस्त तो नहीं है, डिग्री वाइज कितना दूर है, बीच में कोई और तो नहीं आ गया, वो प्रेडिक्शन देंगे आगे जाके हमें, क्योंकि 90% कुंडली में बुध आदित्य योग मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बुध आदित्य योग सब पे लगा लिया तो सबका आदित्य उदय हो रहा है, लेकिन होता भी है, बच्चा पढ़ने जाता है, बुद्धि का उदय हो रहा है, बुध आदित्य काम करता है, बच्चा पढ़ने जा रहा है। अगर सूर्य से बुध बहुत ज्यादा दूर चला गया तो ऐसे बालक को पिता का सपोर्ट कहाँ है, तो उसका उदय होने में समय लगेगा। बुध आदित्य का मतलब भी तो यही है, बुध आदित्य वो राजयोग नहीं है कि ऊपर से आया एकदम से पैसे बरसने लग गए, पैसा तो शुक्र से ही आएगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड है, बुद्धि का उदय होना, बुध व्यापार भी तो है, ट्रेड भी तो है। तो वो जब तक एजुकेट नहीं होगा, समझेगा नहीं, लर्निंग नहीं होगी, तो फिर व्यापार कैसे करेगा वो? हाँ, इसलिए बुध आदित्य भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि ज्यादा दूर जा नहीं सकते, रेयर टू रेयर कुंडली में सूर्य का नाड़ी लिंक बुध से नहीं बनता है, नहीं तो सबके साथ हर कुंडली में सूर्य का नाड़ी लिंक बुध से बन जाता है। तो छोटी मोटी बुद्धिमत्ता सबके पास होती है। ठीक है, तो प्रेडिक्शंस लॉजिकली हमें देने हैं। तो सूर्य का हमने राशि जान लिया, सूर्य की जो धातु है वो माणिक्य है, तांबा है, बाजरा भी सूर्य के सानिध्य में आता है, सूर्य की ही जो है अनाज है। तो जब हम किसी को का सूर्य मजबूत करना हो तो हम बाजरे का दान भी कराते हैं। तो दान कब करना है वो हम आगे देखेंगे कि दान करना भी है कि नहीं करना है। तो सूर्य की राशियां जान ली, सूर्य की मित्रता जान ली, शत्रुता जान ली, सूर्य के कारकत्व जान लिए हमने। अब सूर्य से संबंधित कोई डाउट है तो बताओ मुझे। हरमन आप मुझे मैसेज करके भेज दीजिए जो भी आपके डाउट हैं इस पूरी प्रोसेस में। समय मान गणना हमने सीख ली, सूर्य से हम कैसे करेंगे। सूर्य का गोचर हमने जान लिया, फिक्स है, कैलेंडर हमारा फिक्स होना चाहिए। इसके लिए हमें रटना नहीं है कि सूर्य कब कहाँ गोचर कर रहे होंगे, कौन से महीने में क्या एनर्जी। इंस्टाग्राम पे जो आता है ना कि इस महीने का जातक है तो ऐसा होगा, इस महीने का जातक है तो ऐसा होगा, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही लगा के बता देते हैं। सूर्य का रंग रूप देख के बता देते हैं कि सूर्य इस राशि में तो जातक इस प्रकार का होगा। तो ये रील बनाने के लिए बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट। ठीक है, और सवाल आने चाहिए, सवाल जितने ज्यादा आएंगे मजा उतना ज्यादा अच्छा आएगा पढ़ने में। अब सर सवाल ये है, जैसे कि आपने बताया कि बुध और शुक्र और सूर्य लगभग एक दूसरे के आगे पीछे के घर में ही होते हैं, है ना। और ज्यादातर कुंडली में बुध आदित्य योग होता है। कुछ कुंडली में ऐसे भी होते हैं जिसमें सूर्य और बुध साथ होते हैं, बुध आदित्य योग बना। जिनमें कुछ कुंडली ऐसी भी होती हैं जिनमें सूर्य और शुक्र साथ होते हैं और बुध अलग घर में होता है। मैम आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार वॉइस देखना एक बार। अभी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। कुछ कुंडली ऐसी होती हैं जिनमें सूर्य और बुध साथ हैं, और कुछ कुंडली ऐसी भी होती हैं जिनमें सूर्य और शुक्र साथ हैं और बुध या तो नेक्स्ट हाउस में है या प्रीवियस हाउस में। ठीक है, अब क्योंकि हम सूर्य के प्रभाव पढ़ रहे हैं, हम सूर्य के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको समझ रहे हैं, तो हमने ये तो समझा कि सूर्य कहाँ कैसा कैसा फल देगा, बुध के साथ हमने उसको कनेक्ट किया। तो क्या दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी सूर्य को कनेक्ट करके हम समझेंगे कि सूर्य के साथ और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, सूर्य के साथ कौन कौन जुड़ेगा, डैमेज होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा, सब जानेंगे। एक एक प्लैनेट का कंसेप्ट जानेंगे हम। और हम लिंक कैसे समझेंगे, जैसे आपने कभी शब्द इस्तेमाल किया नाड़ी लिंक, नाड़ी लिंक तो कैसे समझेंगे कि नाड़ी लिंक क्या है और कैसे बनता है? यही सीखने की कला है मैडम। मुद्दों को पकड़ना आपने सही पकड़ा कि मैंने जो बोला है उसको आप जानते हो कि नहीं, वो जरूरी है। जो चीज आप जानते नहीं हो उसका प्रश्न करो, जो चीज आप जानते नहीं उसका प्रश्न। अब जो नाड़ी लिंक है, नाड़ी हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ रहे हैं और नाड़ी लिंक है, और अभी प्रश्न आ गया तो हम इसको अभी करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले मैंने एक चार्ट दिया था आप लोगों को, 12 भाव दिए हैं। हम्म, अब उसमें मैंने अभी बताए त्रिकोण, हम्म, 4 त्रिकोण बनाए। सबसे पहले त्रिकोण मिला दीजिए 1 5 9 हम्म, 3 7 11। अब 1 5 9 में जो बैठे हैं उनका लिंक बन गया बिल्कुल कंजंक्शन में, मान लो नजदीक, इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव मतलब इसमें 1 5 9 रहेगा। सबसे नजदीक संबंध जो है 1 5 9 का है, ओके, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण। इसके साथ 3 7 11 रटना नहीं है, अब किताबों में 3 7 11 रटना पड़ता है। 3 7 11 इसका अपोजिट त्रिकोण मिला दीजिए, हाथ से लिख के देखिए, 3 7 11 मिला दीजिए, तो ये प्लैनेट कंजंक्शन में है, मिले हुए हैं आपस में। जब हम साल दर साल प्रेडिक्शन करेंगे तो इनको मिला के करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो गए। जैसे कुंडली में लाइन खींच कर हम स्टार बना लेंगे। हाँ, स्टार बना दीजिए। अभी व्हाइट बोर्ड पे हम स्टार बनाएंगे, लेकिन हाथ की प्रैक्टिस मुझे करानी है ना, सीखना है हमें। तो हमने वो कर दिया। इसके बाद कोई भी प्लेनेट कहीं से होके आया है, जब आप गर्मी से जूझते हुए अंदर आते हो, क्या अफेक्टेड होते हो कि नहीं, उस तपिश को महसूस कर रहे होते हो कि नहीं। तो जो प्लैनेट 12वें भाव में बैठा है उसका असर आएगा। अगर आप घर से एसी रूम से बाहर निकलोगे, गर्मी है बाहर, जाने वाले हो, तो क्या परेशानी आएगी कि नहीं आएगी। अंदर गर्मी है, बाहर हवा चल रही है, सुकून मिलेगा कि नहीं। तो दूसरे भाव का प्लैनेट भी जहां जाने वाला है वो भी लिंक में आ जाता है। ये नाड़ी लिंक हो गया आपका। ये अब इसको मैं स्क्रीन पे समझाऊं या समझ में आया? सर स्क्रीन पे समझाइए प्लीज, त्रिकोण बनाकर एक बार स्क्रीन पर समझाइए। त्रिकोण बना के मैं बताता हूं। देखिए, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट थी 1 5 9 का त्रिभुज मिला लो। ये हो गया 1 5 और 9। इसके साथ इसको बना दो स्टार। यहां पे तो 11 आएगा। 3 7 और 11, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब हम इसको देख रहे हैं। तो इससे 12वें भाव में जो प्लेनेट है, इसकी ऊर्जा लेके प्लेनेट आया हुआ है, और इसके दूसरे भाव में है, उसकी ऊर्जा इसको आकर्षित कर रही है। देखो, समझने की कोशिश करो। अब देखो नाड़ी लिंक क्या होता है, समझने की कोशिश करो। नाड़ी लिंक, बिल्कुल लिख के बताऊंगा, लिखने में मजा आता है मुझे। लिखा हुआ क्या होता है? 1 5 9, और क्या होता है? 3 7 और 11, फिर 2 और 12। ये हो गया आपका नाड़ी लिंक। ये सब प्लैनेट आपस में कनेक्टेड हैं। बोनस जरूर मिलता है, डिस्कशन जरूर मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइव चार्ट डिस्कस किए जाते हैं। देखो, किसी सेलिब्रिटी की, किसी नेता की, किसी दूसरे देश के बड़े आदमी की लाइफ में क्या हुआ आपको नहीं पता है ना। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी जान ही नहीं सकते,
लेकिन हमारी लाइफ को तो जान सकते हैं ना, हमारे बच्चों की, फैमिली की, भाई बहनों की। तो क्या फ़ायदा होता है उन प्लेटफॉर्म्स पर या उन क्लासेस में पढ़ने का जहाँ पर आपके सामने फिल्म स्टार का और नेता का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का चार्ट पेश कर दिया जाता है। आपको तो नहीं पता ना कि एक्चुअल में जो सामने टीचर आपको बता रहे हैं वो वाकई में उस पर्सन की लाइफ में हुआ है या होगा, और अगर होगा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अपने चार्ट्स पर तो पता चलेगा ना, अपने क्लाइंट के चार्ट पर तो पता चलेगा ना। इसीलिए हम लोग हमारे सेशंस में लाइव चार्ट पर ही डिस्कशन करते हैं हमेशा, चाहे वो हमारा आज BNN सर पढ़ा रहे हैं, चाहे हमारी वैदिक की क्लासेस हुई हैं, हमारी टैरो की क्लासेस हुई हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं, हर कोर्सेज में हम हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन मोड में ही रखते हैं। क्योंकि जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे ना, डिस्कशन का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आपको नॉलेज मिले, डिस्कशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जब क्लाइंट आपके सामने बैठे तो आप घबराओ नहीं कि मैं अब क्या जवाब दूँ, पता आपको सब कुछ होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब आप लाइव क्लास में डिस्कस करते हो ना तो आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको फ्यूचर में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो कितना ही भी ज्ञान क्यों ना हो, क्लाइंट सोचेगा बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता, बोलना तक तो आता नहीं है। यही बोलते हैं ना लोग। बहुत सारे क्लाइंट्स तो जिनका राहु और बुध बहुत मजबूत होता है ना, मुंह पे, जिनको कहते हैं मुंहफट लोग हैं, वो मुंह पे बोल के जाते हैं तुमको कुछ नहीं पता। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिस्कशन बहुत कंपलसरी है। तभी तो बुध राहु को आज हमने लिया सबसे पहले कि किनकी बुद्धि तेज है उनसे कब सावधानी रखनी है जरूरी है। आज का सेशन क्लोज करते हैं और अब संडे को मिलेंगे हम। संडे के सेशन का जो टाइम रहेगा वो ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि संडे के लिए हमारे पास 2 टाइम स्लॉट है। एक है हमारे पास 6 PM और सेकंड स्लॉट है हमारे पास 9 PM। तो डिस्कस करके और हम ग्रुप में डाल देंगे कि संडे का सेशन हम किस टाइम रखेंगे। जो थर्सडे का सेशन रहेगा वो हमारा 8:50 या 9 PM से ही शुरू होगा। हफ्ते में 2 क्लास रहेंगी, थर्सडे और संडे। ठीक है। मैंने तो इवन कुछ 2-3-4 चार्ट भी इकट्ठे कर लिए हैं जब हम लोग थोड़ा बिल्कुल ग्रुप में। हाँ, वहाँ तक पहुंचेंगे। हाँ, अभी तो कोई मतलब नहीं ना, अभी तो इनिशियली मुझे खुद नहीं उसमें कुछ समझ में आएगा तो फिर मैं कैसे उस पर कुछ चार्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे भी तो थोड़ा समझ में आए कि उसमें हम लोग क्या, उसमें हमारी कम से कम 6 क्लासेस हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर आप लोग ग्रुप में चार्ट भेजना शुरू करना, और जो चार्ट ग्रुप में आप लोग भेजेंगे, स्टूडेंट्स भेजेंगे, उसी चार्ट को हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज है मैम, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा चार्ट। जिसका चार्ट आएगा उसका नाम क्लास में डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस चार्ट की क्या प्रेडिक्शंस हैं वही क्लास में डिस्कस की जाएंगी। हाँ, उसमें नाम तो उसमें हम डालेंगे नहीं ना, यहाँ से मेल फीमेल डाल देंगे बस, और क्या करेंगे, बस उतना ही डालेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के चार्ट में कुछ अच्छी चीजें नहीं, वो प्राइवेसी तो जरूरी है ना, प्राइवेसी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो वो चीज हम मेंटेन करके चलेंगे। और एक और चीज है मैम कि चार्ट हमारे पास आएगा, क्योंकि पिछली क्लास को अगर हम स्टडी करें तो हम चार्ट में बहुत ज्यादा लीन हो गए, क्योंकि जब सामने चार्ट आता है ना तो फिर उसकी गहराई जानने में, अब जो हम जिसको उस लेवल का नॉलेज नहीं है और चार्ट की प्रेडिक्शन निकल के आ रही है तो उसका ध्यान भटक जाता है कि पता नहीं कहाँ से निकाल के बता रहे हैं। तो पहले तो हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, पहले तो चार्ट बनाना सीखे ना, हमको तो अभी चार्ट बनाना नहीं आता। तो क्योंकि अगली जो संडे की क्लास है ना उसमें सबसे पहले यही सीखेंगे